नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे शुरुआत में चल रहा था। अमेरिका ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहा है। अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाजों को रोक रही है। इन सब के बीच में अमेरिका का भारी सैन्य जमावड़ा भी ईरान के आसपास में मौजूद है। अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं जिन पर समझौता नहीं होने की दशा में अमेरिका हमला कर सकता है। इस लिस्ट में कई अहम नेता और कमांडर भी ईरान के शामिल हैं। वो कौन से नेता कमांडर हैं आपको हम बताएंगे आगे। दूसरी बड़ी खबर में जानकारी देंगे मिडिल ईस्ट जंग के कारण जो पूरी दुनिया में टेंशन बरकरार है उसे लेकर के। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के ईरान पर भीषण हमले किए। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। ईरान का जर्रा भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। इन सबके बीच में खबर है कि IRGC ही ईरान के अहम फैसले ले रही है। IRGC कमांडर अहम वाहिदी का ईरान के सभी अहम फैसलों में स्थान देखा जा रहा है, प्रभाव देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बातचीत को लेकर के भी सभी फैसले IRGC ले रही है। आज हम आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस तरीके से और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान पर एक और कार्रवाई की है। ईरान की कुछ और संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के करीबी चीन पर भी अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। माना यह जा रहा है कि इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। आज हम आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं विस्फोट की अहम खबर। तो अभी भी बातचीत की टेबल पर दोनों देश आने के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, वो पहुंचे हुए इस्लामाबाद, लेकिन ये बातचीत के लिए नहीं पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद में उनकी एंट्री हुई है, वैसे ही अमेरिका तैयारी ये कर रहा है कि वो अपने डेलीगेशन को वहां पर भेज दे और इसके साथ साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे। लेकिन बातचीत की ये प्रक्रिया आखिरकार क्या रंग लेकर के आएगी, ये जरा देखना होगा, क्योंकि अहम ठिकाने जो बताए जा रहे हैं ईरान के, वो अमेरिका के सैन्य निशाने पर है कि अगर इस्लामाबाद में ये बातचीत नहीं बनती है तो वहां पर सीधे सीधे वो हमला कर देंगे। अब आगे आने वाले वक्त में ये कह पाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है कि आखिरकार आगे स्थिति बद से बदतर होगी या फिर सुधरने के थोड़े बहुत आसार रह गए हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत की टेबल पर आने की जरा सी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं दोनों ही देश के डेलीगेशन, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ जाता है। अब उनके बयानों की वजह से फिर से ये बातचीत की टेबल पर आते आते दोनों देश रह न जाए। खबर यह है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। मिसाइल सिटी में मिसाइल का उसने प्रदर्शन कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल सिटी एक बार फिर से दिखा दी है। वो मिसाइल सिटी को बार बार दिखा रहा है और ये बताने के लिए दिखा रहा है कि मिसाइलों का जखीरा अभी तक उसके पास से समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसकी मिसाइलें जस की तस अभी भी उसके पास बनी हुई है। प्रदर्शन के जरिए अमेरिका को चेतावनी भी उसकी तरफ से जारी की जा रही है। तो एक तरफ वो मिसाइल सिटी दिखा रहा है, ये मिसाइल सिटी की तस्वीरें सामने आई हैं, और दूसरी तरफ ये प्रदर्शन के माध्यम से भी लगातार चेतावनी अमेरिका को देते जा रहे हैं। ये मिसाइल सिटी दिखाने की वजह भी ये है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा नहीं। हमारे पास इतनी सारी मिसाइल्स पड़ी हुई हैं कि अभी भी हम अमेरिका को समाप्त कर सकते हैं। ये मिसाइल सिटी 1-2 नहीं बल्कि इस युद्ध के दौरान लगभग 5 से 6 बार दिखा दी गई है। अमेरिका को ईरान अपनी ताकत का अंदाजा करवा रहा है, और यही तो रिपोर्ट्स बार बार कहती है कि अभी भी 70% उनके पास मिसाइल्स बची हुई है। Iran will not run out of missiles. America claims we have run out of missiles, even though we produce sophisticated missiles every day. Please share this video so they are heard. और इसी बीच खबर यह है कि यूएई में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। वहां पर उसने अपनी सैन्य तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और ये जो बढ़ाया गया है वो अल दाफरा एयरबेस पर बढ़ाया गया है, जिसमें 12 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर को भेजा गया है, और C-17 मालवाहक विमान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और ये सारी तैयारी यूएई पर की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से ये बातचीत की टेबल पर आते आते दोनों देश पीछे हट जाते हैं। अमेरिका कह देता था कि हमें इन पर भरोसा नहीं है,
भरोसा ना करने की वजह ये ऐसी खबरें होती हैं, जहां यूएई में आखिरकार अचानक से अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का उस वक्त पर क्या मतलब है जब इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल पर आने के प्रयास चल रहे हैं। अल्दाफरा एयरबेस पर जब ये सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में 18 लड़ाकू विमान भेज रहे हैं, 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भेज रहे हैं, C-17 मालवाहक विमान तैनात कर रहे हैं, तो दूसरा देश ये समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो बार बार बातचीत से पीछे हट जाता है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत होगी तो अमेरिका के साथ आमने सामने की कोई बातचीत नहीं होगी। यानी इस बार भी पाकिस्तान मैसेंजर की भूमिका में रहेगा। ईरान का मैसेज लेगा, अमेरिका को देगा, अमेरिका का मैसेज लेगा, ईरान को देगा। ईरान ये कह रहा है कि हमारी ताकत समाप्त नहीं हुई है, हमारे पास मिसाइल सिटी में अभी भी अकूत भंडार पड़ा हुआ है मिसाइलों का। एक दिन में 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम दाग सकते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मैं आपको दे रही हूं, जिसमें ये कहा गया कि अभी भी ईरान के पास 70% मिसाइल जस की तस पड़ी हुई है। लेकिन यही रिपोर्ट्स अमेरिका की ये दावा करती हैं कि अमेरिका के पास हथियारों के जखीरे की कमी आने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका ने जिन देशों को हथियार सप्लाई का वादा किया था उससे भी वो मुकर गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन हथियारों को खत्म करना 1 से 4 सालों में था, उसे मात्र 40 दिन में इस युद्ध में खपा दिया गया है। अब खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को एक बड़ी धमकी देखने को मिली है, जहां मिसाइलों का बड़ा जखीरा अभी भी बाकी है। ईरान की तरफ से यही कहा गया और यही तो वो मिसाइल सिटी के माध्यम से तस्वीरें दिखा करके कह रहे हैं कि जखीरा अभी भी बचा हुआ है। ईरान के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और वॉलंटियर तौर पर 2 करोड़ लोगों ने आगे आकर के ये कहा है कि वो ईरान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। वो लड़ने के लिए, जंग में उतरने के लिए तैयार है। 30 मिलियन लोगों ने जंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ये आधिकारिक आंकड़े उनकी तरफ से दिए गए हैं कि 30 मिलियन लोगों ने जंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह आंकड़ा बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। हर एक ईरानी व्यक्ति ये कह रहा है वो इस जंग में अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ा हुआ है और वो उनके साथ भी उतरेगा अगर इस युद्ध में आवश्यकता पड़ती है। वही ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ईरान के लिए। ये खबर है कि ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है। IRGC से मतभेदों के बीच बी गालिबाफ ने इस्तीफा दे दिया है। अब स्थिति ये बन गई है कि IRGC सब पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। एम वहीदी जो नए कमांडर हैं, उन्हें मुस्तफा खामने के बाद दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो इन्हीं कमांडर की वजह से नहीं हो पा रही है। वहीदी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा ईरान की सरकार में बढ़ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे की वजह यही मतभेद है। यह खबर हमने आपको विस्फोट में पहले भी दिखाई थी कि IRGC और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसे ईरान की तरफ से प्रोपेगेंडा करार दिया गया था, लेकिन अब जब बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है तो इन खबरों पर सीधे सीधे ठप्पा लग जाता है कि IRGC और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से बी गालिबाफ को इस्तीफा देना पड़ा और अभी ये इस्तीफे और आएंगे, क्योंकि पेजिशकियान को लेकर के भी यही कहा गया था कि IRGC पेजिशकियान को, यानी वहां के ईरानी राष्ट्रपति को काम करने नहीं दे रही है, फ्री हैंड नहीं दे रही है, मुस्तफा खामने से मिलने नहीं दे रही है। वो भी कभी भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है, बातचीत के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना तैयार है। जानकारी ये मिली कि अमेरिका ने ईरान में अपनी हिट लिस्ट तक तैयार कर ली है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले कुछ समय के लिए थम गई हो, लेकिन ये अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। सीज फायर जारी है, अमेरिका की तैयारियां जारी हैं, ईरान की तैयारियां जारी हैं और पूरी दुनिया केवल इन कार्रवाइयों को देख रही है। बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि अमेरिका हो या ईरान, कोई भी अपनी शर्तों से समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर पूरी ताकत से हमले की तैयारी कर ली है।
माना जा रहा है कि अगर समझौता नहीं होता और संघर्ष विराम टूटता है तो अमेरिका होर्मुज में मौजूद ईरान की डिफेंस लाइन पर हमला कर सकता है। इसके दौरान ईरान की छोटी हमलावर नावें यानी मॉस्किटो फ्लीट, समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स निशाने पर आ सकते हैं। ईरान के ऊर्जा ढांचे पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। इसके अलावा सीधे सैन्य नेतृत्व या शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका IRGC कमांडर अहमद वहीदी समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं को निशाना बना सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन पीस डील में IRGC को बड़ा रोड़ा मान रहा है और अब अहमद वाहिदी समेत IRGC से शीर्ष कमांडरों पर हमले किए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि अहमद वहीदी ने ही दबाव बनाकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल को वार्ता से रोक दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिलहाल मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में सभी बड़े फैसले खुद अहमद वहीदी ले रहे हैं। उन्हें खामनेई परिवार का करीबी माना जाता है। खबरों के मुताबिक वहीदी को आयतुल्लाह अली खामनेई ने ही IRGC का डिप्टी चीफ नियुक्त किया था। अमेरिका ने सीज़फायर की अवधि में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर लिया है। ईरान के आसपास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा रहे हैं। इनके अलावा 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इनमें मरीन कमांडोज भी शामिल हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान से समझौता करना चाहता है। उधर ईरान भी केवल अपनी शर्तों पर ही समझौता चाहता है और दोनों की शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हर गुजरता दिन मिडिल ईस्ट के लिए टेंशन बढ़ाते जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान में अपने अपने टारगेट्स चुन लिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं उनके टारगेट्स के बारे में। सबसे पहले यूएस की हिट लिस्ट क्या है, जरा वो जान लीजिए। ईरान पर हमले के लिए तैयार है अमेरिकी सेना और इसके लिए तमाम तैयारियां करके सैन्य तैनातियां बढ़ाई जा रही हैं। यूएई के बेस पर वो तैनातियां बढ़ा दी गई हैं। जैसा हमने आपको बताया, संघर्ष विराम टूटते ही अमेरिकी सेना फिर से एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सकती है। हॉर्मुज के करीब ईरानी डिफेंस लाइन पर अटैक की तैयारी भी की जा रही है। जो छोटी छोटी शिप वहां पर घूमते हुए नजर आती है, सीधे अमेरिका की तरफ से आदेश है कि उन्हें वहीं पर समुद्र में डुबो दिया जाए। ईरान की मिसाइल, ड्रोन, नेवल पावर पर एक बड़ा हमला हो सकता है। ऐसी तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। सीज फायर टूटे और वो हमला करने के लिए आगे बढ़े। ईरान के एनर्जी सेक्टर पर भी हमले हो सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ये तमाम तैयारियां हैं। ईरान के सैन्य और सियासी नेताओं पर भी हमले संभव है, ये भी कहा जा रहा है। यूएस के निशाने पर IRGC कमांडर अहमद वाहिदी भी है, क्योंकि इनकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता नहीं हो पा रही है, इसलिए ये हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखे गए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं अमेरिकी सेना आखिरकार कितनी तैयार है और अमेरिकी सेना की इस तैयारी में कितनी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका ने अपनी जो सैन्य ताकत है उसे बढ़ाया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ाते हुए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा दिया है। जंग के बीच में USS जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। USS अब्राहम लिंकन पहले से वहां पर मौजूद है। USS जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट में तैनात है और तीनों कैरियर की मौजूदगी का मतलब है ईरान पर दबाव बनाना। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। वहीं आपको हम मैप के जरिए बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर आखिरकार तैनात किया गया है। तो अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट्स की जो हिट लिस्ट तैयार की, उसमें संभावित नाम आपने जान लिया है, अहमद वाहिदी का है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो H.W. बुश और इसके साथ साथ जो तैनातियां की गई है अब्राहम लिंकन की, वो कहां पर की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं USS जेराल्ड आर फोर्ड रेड सी में तैनात किया गया है। इसे हूतियों से निपटने के लिए, क्योंकि हूतियों का दबदबा रेड सी में देखा जाता है, इसलिए इसकी तैनाती यहां पर की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है USS अब्राहम लिंकन। हालांकि ये सबसे पहले आया था, सबसे पहले फारस की खाड़ी की तरफ अरब सागर में से ही भेजा गया था और इसकी तैनाती अरब सागर में कर दी गई है। बिल्कुल यहाँ पर निकट USS जेराल्ड H.W. बुश जो कि हिंद महासागर में अरब सागर की ओर बढ़ते जा रहा है, यानी इसकी तैनाती भी यहाँ पर की जाएगी। और ये तैनातियां इसलिए की जा रही हैं ताकि यहीं से फारस की खाड़ी को घेरा जा सके और यहाँ से हूती चाह करके भी उनकी मदद न कर पाए। अब आप देखेंगे अगर आसपास कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण रखते हैं। ईरान पर दबाव और निगरानी, तेल सप्लाई की सुरक्षा है। 3 तरफ से समुद्री घेराबंदी की गई है। बिल्कुल 3 तरफ से ये समुद्री घेराबंदी की गई है। अगर आप देखेंगे हिंद महासागर से लेकर के रेड सी, हिंद महासागर, उसके बाद अरब सागर, ये पूरा इस तरीके से उन्होंने उसे घेर दिया है ईरान को।
कि यहां से अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको समुद्र की ताकत में ही हम कमजोर करके रख देंगे। तो ये तैयारियां अमेरिका की तरफ से की गई और जब HW बुश को, तीसरे बेड़े को उनकी तरफ से तैनात किया गया तो ये ज्यादा सवाल उठे कि बातचीत अगर करनी है तो ये तैनातियां आखिरकार इस तरीके से बढ़ाई क्यों जा रही हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और तैयारी इनकी तरफ से की गई कि 10,000 मरीन कमांडो भी तैनात कर दिए गए। अब ये 10,000 मरीन कमांडो क्यों तैनात, अगर बातचीत ही करनी थी तो। अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अहमद वाहिदी को लेकर के जो लगातार सवाल बने हुए हैं कि वो हिट लिस्ट में है, तो आखिरकार अहमद वहीदी हैं कौन और अमेरिका की हिट लिस्ट में कैसे पहुंचे हैं। अमेरिका ने IRGC कमांडर है, पहले तो ये जान लीजिए, और इनके बारे में ये बताया गया कि ईरान से समझौते में वहीदी सबसे बड़ा रोड़ा है। IRGC और सरकार के बीच में ना बनने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि IRGC अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता, हथियार नहीं डालना चाहता है। ईरान की सरकार और अमेरिका चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि लोगों पर प्रेशर ना पड़े। IRGC के दबाव में वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधियों के नहीं आने की खबर मिली और वो गए भी नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों क्या हुआ था। अहमद वहीदी के मुस्तफा की गैर मौजूदगी में सभी फैसले लेने की भी खबर है कि अहमद वहीदी तमाम फैसले ले रहे हैं। जब मुस्तफा खामनेई को लेकर के रिपोर्ट्स ये कहती है कि मुस्तफा खामनेई चोटिल हैं और उनका इलाज चल रहा है। अहमद वहीदी वास्तव में इतने ताकतवर हैं, सवाल ये भी है, जो अमेरिका भी उससे खौफ खाने लगा है और वो अमेरिका की संभावित लिस्ट में आ गए। दरअसल ईरान की शक्तिशाली IRGC के प्रमुख अहमद वहीदी शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्थापना के समय वो शामिल हुए और 88 से 97 तक IRGC के कुद्स फोर्स के पहले कमांडर भी रह चुके हैं। IRGC के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी माने जाते थे वहीदी का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ जोल घाद्र के साथ गठबंधन हुआ, ये US मीडिया ने हालांकि कहा। 2009 से 13 के बीच में ईरान के रक्षा मंत्री और 2021 से 24 के बीच में गृह मंत्री भी वो रह चुके हैं। लेकिन जब अब IRGC के कमांडर है तो वापस से वो नेता वाली भूमिका में आकर के हर एक चीज पर अपना और IRGC का कंट्रोल चाहते हैं। ईरान का हॉर्मुज के करीब लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। IRGC ने 2 जहाजों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। पहले भी उसने 2 जहाजों को निशाना बनाया था जो कि इजराइल से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। अब ईरान का हॉर्मुज के करीब जो एक्शन देखने को मिला है उसमें IRGC ने 2 जहाजों पर कब्जा किया। ईरान ने कार्रवाई की तस्वीरें जारी की है। 2 इजरायली जहाजों पर कब्जे का दावा करके ईरान के तट पर दोनों जहाजों को लाया गया है। ये वो तस्वीरें हैं। पिछले बार जो उन्होंने 2 जहाजों को बंधक बनाया था, 2 जहाजों पर कब्जा किया था, उसके लिए बाकायदा छोटी बोट का सहारा लेकर के जवान ऊपर की तरफ गए थे, डेक की तरफ गए थे और उसके साथ कैप्टन के रूम में जाकर के अपने कंट्रोल में उस जहाज को लिया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखाया गया कि पानी के अंदर से ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि एक तस्वीर ये भी आई है कि प्लेन से उतर करके सीधे डेक पर जा करके इस जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। IRGC वैसे भी बहुत बार ये कह चुका है कि हॉर्मुज पर हमारे नियम लागू होंगे। ईरानी सरकार भी इस बात को हालांकि पुख्ता करती है कि हमारे नियम हॉर्मुज पर लागू होंगे और कोई अगर वहां से गुजरने का प्रयास करेगा तो उसका हश्र यही होगा। अब एक और खबर आ रही है युद्ध से ही जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए युद्ध विराम है, युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई नजर आती है कि किसी के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर जम करके बनाया जा रहा है। ईरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग भी उतर करके अपनी सरकार और सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ये कह करके कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना, अपनी सरकार के साथ समर्थन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में प्रदर्शन उनके लिए आम सी बात हो गई है। हर दिन वो सड़कों पर उतरते हैं और मुस्तफा खामनेई के साथ अपने आप को खड़ा हुआ बताते हैं। छोटे छोटे मासूम से बच्चे तक यहाँ पर आ रहे हैं प्रदर्शन के लिए। युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस प्रदर्शन में मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है, जो सड़कों पर उतर करके बड़ी संख्या में ईरानी सरकार को अपना समर्थन दे रहा है। तो ये 2 खबरें हैं कि IRGC किस तरीके से डेक पर जा करके हवाई जहाज के माध्यम से उतर करके एक बार फिर से 2 जहाजों को कब्जे में ले रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ
इजराइल की सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है, वहां के ईरानी सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करके ईरान की सरकार और IRGC के समर्थन में उतरे हुए नजर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल तैयार है, लेकिन ईरान फिलहाल बातचीत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा है क्यों, चलिए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बढ़ा दिया था। सीजफायर के दौरान वार्ता की कोशिशें जारी हैं। समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका ईरान पर वार्ता के लिए दबाव डाल रहा है। समझौता नहीं करने पर बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है, लेकिन ईरान की ओर से वार्ता के संकेत नहीं मिले। खबर है कि वार्ता को लेकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व में ही टकराव है। ईरानी मीडिया के मुताबिक संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने प्रतिनिधिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची फिलहाल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो ओमान और रूस के दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन खबर है कि वो पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करेंगे। खबरों के मुताबिक ईरान में बातचीत का फैसला IRGC और उसके कमांडर अहमद वाहिदी कर रहे हैं, जो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक जंग कर रहे हैं। अब्बास अरागची फिलहाल पाकिस्तान में है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। लेकिन खबर है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में आंतरिक मतभेदों के कारण संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने शांति वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ सैयद जलीली या विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान देरी कर रहा है। उनकी ओर से बात करनी किससे चाहिए, ये तक साफ नहीं हो पा रहा। ईरान का नेतृत्व फिलहाल कौन कर रहा है? ट्रंप के मुताबिक अयातुल्ला अली खामेनेई और टीम के अन्य लोग मारे गए। दूसरा ग्रुप आया और वो भी मारा गया। अब तीसरा ग्रुप है और उन्हें भी जान की चिंता है। खबरों के मुताबिक ईरान में सरकार की चल नहीं रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई फिलहाल लापता है। ऐसे में शक्ति का वास्तविक केंद्र है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ईरान के फैसले IRGC का कमांडर ले रहा है। माना जा रहा है अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई फिलहाल लापता है। ऐसे में शक्ति का वास्तविक केंद्र है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ईरान के फैसले IRGC का कमांडर ले रहा है। माना जा रहा है अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि वाहिदी मानते हैं कि जब तक अमेरिका डिफेंसिव नहीं होता, तब तक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का वार्ता के लिए जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अंतिम समय तक रुका रहा क्योंकि उसे IRGC की मंजूरी का इंतजार था। IRGC इतना शक्तिशाली है कि शर्तें भी वही तय कर रहा था। ईरानी वार्ताकारों पर दबाव था कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना है। इस बार भी वार्ता को लेकर अंतिम फैसला अहमद वाहिदी ही कर रहे हैं और शायद इसीलिए ट्रंप भी बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल के बीच एक और दौर की वार्ता होनी है।
है। हालांकि अमेरिका की ओर से सीज फायर की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर भी बनाया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। यूएस के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और तमाम नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो मस्कट और इसके अलावा मॉस्को भी जाने वाले हैं। यूएस के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और कुशनर पहुंचेंगे पाकिस्तान, ये भी बताया जा रहा है। वार्ता के लिए नहीं जाएंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार वो बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रमुख पद से गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है, इसकी वजह से वो भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहां से नहीं जाने वाले हैं। आईआरजीसी की रणनीति पर ईरानी वार्ताकार चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया है अहमद वहीदी की वजह से, जो अब एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि ईरान को अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो किन पॉइंट्स पर करनी है। इसीलिए अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि वहीदी की वजह से ये बातचीत अटक जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच इससे पहले भी वार्ता हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का आखिरकार इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनेवा वार्ता की, जो कि फरवरी 2026 में परमाणु कार्यक्रम पर हुई थी। ओमान इसकी मध्यस्थता कर रहा था। 28 फरवरी को हमले शुरू होने के बाद यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई थी। इसके साथ ही ओमान की मध्यस्थता में युद्ध के पहले और उसके दौरान भी मस्कट वार्ता हुई थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में संदेशवाहक की भूमिका ओमान की तरफ से मस्कट में भी निभाई गई थी, जैसे जिनेवा में। वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बाद फिर से वार्ता बुलाई गई इस्लामाबाद। ये पहला दौर, युद्ध के बाद का पहला दौर है। ये माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा, ऐसा कहा गया, लेकिन हुआ नहीं। सोनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो हॉर्मुज में जब वहां पर नाकेबंदी करके खड़ा है, तो वो ये तमाम चीजें भी कर रहा है। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर बात होनी थी, लेकिन वो टाल दी गई क्योंकि ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा ही नहीं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आधे रास्ते से वापस चला गया था। यूएस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल में बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद में दूसरे दौर में अंतिम समझौते के बिना ही ये बातचीत बताया जा रहा है कि खत्म हो गई, क्योंकि कोई प्रतिनिधिमंडल वहां तक पहुंचा ही नहीं। और अगर प्रतिनिधिमंडल वहां पर नहीं पहुंचा तो बातचीत कैसे होगी? विवाद की वजह क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद है। इसके साथ ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। यूएस आर्मी ईरान से आने और जाने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी कर रही है। अब ईरान की शिप्स इसीलिए आगे बढ़ती है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध अमेरिका चाहता है, जो कि ईरान लगाने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आता है। प्रतिबंध हटाए जाने और फ्रीज की गई संपत्ति लौटाने की मांग ईरान की तरफ से की जा रही है। जिनेवा वार्ता, ये तमाम बातचीत थी उनके बीच में। जिनेवा सबसे दूसरे दौर की जो बातचीत रही, उसके दौरान ही युद्ध शुरू हो गया था कि 26-27 को बातचीत खत्म, 28 को युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब खबर यह है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर अटैक देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ ने करारा जवाब दिया है। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है उत्तरी इजराइल पर, जिसकी वजह से इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ करारा जवाब वहां पर दे रहा है। साउथ लेबनान में देर अम्स में हमला किया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। तो ये तमाम चीजें वहां पर भी चल रही हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, जहां पर यह कहा गया कि 3 हफ्ते का सीज फायर और बढ़ाया जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह इस सीज फायर को मानने से इनकार कर रहा है। वही खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रांस के राष्ट्रपति भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता पर वो सवाल उठा रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। एमैनुएल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से पहले भी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है, और अब वही सवाल उठा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर, सहयोगी के तौर पर विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी लो होती जा रही है, घटते जा रही है। और यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो भी कह रहे हैं कि सहयोगी के तौर पर हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए गए हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता पर ये सवाल खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की बार बार बदलती हुई नीतियों की वजह से, बार बार बदलते हुए बयानों की वजह से। दूसरी तरफ लेबनान सरकार, इजराइल सरकार के बीच में 3 हफ्ते के लिए सीज फायर को बढ़ाने पर बातचीत हुई, लेकिन हिजबुल्लाह, जो इस बातचीत का हिस्सा नहीं था, वो इस बातचीत को मानने से इनकार करते हुए लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स
बार बार साउथ लेबनान में हमले कर रही है और इसके पीछे का मकसद यही है कि हिजबुल्लाह चाहता है कि किसी तरीके से ये सीज फायर टूट जाए। अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर तरीका अपना लिया, लेकिन ईरान नहीं झुका। यहां तक कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका को इसमें सफलता मिलेगी? अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अमेरिका ने ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, बड़े हमले की धमकी दी, ईरान की फ्रीज एसेट्स रिलीज करने वाला ऑफर दिया, हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाकर ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन ईरान अब तक नहीं झुका, जिसके बाद अब अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए $344 मिलियन यानी करीब 2,800 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। ये रकम कथित तौर पर ईरान से जुड़ी बताई जा रही है। अमेरिका के इस एक्शन की टाइमिंग बेहद अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और समझौता होता नहीं दिख रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा कि अमेरिका ईरान के हर उस वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाएगा जिसके जरिए वो पैसा देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। बेसन के मुताबिक अमेरिका तेहरान के उन सभी आर्थिक रास्तों को बंद करेगा जो उसकी सरकार को सहारा देते हैं। साफ है कि जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल करेंसी कंपनी टेथर ने पुष्टि की कि उसने अमेरिकी सरकार की मदद में 2 वॉलेट्स में मौजूद $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज की है। कंपनी के मुताबिक ये कदम अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर उठाया गया, जिसमें इन फंड्स के अवैध गतिविधियों से जुड़े होने का शक जताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ब्लॉकचेन एनालिसिस के जरिए उन्हें ऐसे सबूत मिले जो इन वॉलेट्स को ईरानी नेटवर्क से जोड़ते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन ट्रांजैक्शंस का संबंध सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान से जुड़े डिजिटल वॉलेट से था। दरअसल ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदियों के चलते उसने क्रिप्टो करेंसी को एक दूसरे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान डिजिटल एसेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपनी मुद्रा रियाल को स्थिर रखने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 तक ईरान में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स करीब $7.8 अरब तक पहुंच गई थी। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी IRGC की बताई जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के फंड्स का इस्तेमाल हथियार खरीदने और सैन्य गतिविधियों को जारी रखने में किया जाता है। अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह हमला बिना किसी मिसाइल या बम के किया जा रहा है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दबाव बनाया गया और अब सीधे आर्थिक नसों पर प्रहार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई साइलेंट वॉर का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान की $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को सीज कर दिया और ये अभी हाल फिलहाल में किया गया है। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जहां उनके 344 मिलियन की जो क्रिप्टो करेंसी है उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। यूएस का क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के ईरानी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। अब ट्रांजैक्शंस के ईरान के बैंक से जुड़ने की भी जानकारी है। यूएस ने उस पर पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है। यूएस ने ईरान की जो $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को सीज किया है उस पर उसने अपना कंट्रोल ले लिया है। तो आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को सीज कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में डील करना आखिरकार शुरू क्यों किया? जानकारी ये है कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाली जहाजों से क्रिप्टो करेंसी में ही टैक्स लेना शुरू कर दिया था।
हालांकि इसके बारे में उनकी संसद के अंदर भी बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया और क्यों इसे सीज किया गया। दरअसल पहले तो ये जानिए कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में डील करना शुरू क्यों किया, क्योंकि वो प्रतिबंधों से बचना चाहता था। लेकिन अब अमेरिका और एक कदम आगे निकल करके उसकी क्रिप्टो करेंसी को सीज कर रहा है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर रोक के चलते क्रिप्टो करेंसी का रास्ता उसकी तरफ से चुना गया, लेकिन कोई फायदा उसे हुआ नहीं। डिजिटल एसेट्स के माध्यम से रियाल को स्थिर रखने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, ये अमेरिका ने माना है। 2025 तक ईरान में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग पहुंची 7.8 अरब डॉलर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वेस्टर्न मीडिया के हवाले से ये बताया गया था। अब गल्फ ऑफ ओमान में यूएस सेना ने एक और जहाज रोक दिया है, ये जानकारी आ रही है। और ये जहाज भी चीन से आ रहा था। चीन से आ रहे एक और ईरानी जहाज को रोका गया है, गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया है। यूएस की सेना ने इसे रोका है और अमेरिकी सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। और ये पहली बार नहीं है, टुस्का के साथ यही किया गया था। चीन से आ रहे उस जहाज को, ईरानी जहाज को रोक दिया गया था, जिस पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने वही हरकत की है। अमेरिका इस पूरे युद्ध में किसी तरीके से चीन पर निशाना साधना चाहता है, क्योंकि चीन अमेरिका का कॉम्पिटिटर तेजी से बनते जा रहा है और अमेरिका को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए जानबूझ करके वो ऐसे जहाजों को टारगेट कर रहा है जो कि चीन से जुड़े हुए हैं। और गल्फ ऑफ ओमान में एक बार फिर से यूएस सेना ने एक और जहाज जो रोका, वो भी चीन से आ रहा था। अमेरिकी सेना इस बात की पुष्टि भी कर रही है कि हाँ, उसकी तरफ से एक जहाज को रोका गया है जो कि चीन से ईरान की तरफ आ रहा था, क्योंकि हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका की है, जिसकी वजह से ना तो ईरान की तरफ कोई जहाज जा पा रहा है और ना ही वहां से बाहर आ पा रहा है। अमेरिका ने केवल ईरान पर नहीं, चीन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं और चीन की कंपनियों पर रोक लगाई गई है। लेकिन आखिरकार अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो जरा जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और मिडिल ईस्ट में हुई तबाही के बीच एक अहम किरदार रहा है चीन। हालांकि अब तक अमेरिका सीधे तौर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई से बचता रहा है, लेकिन इस बार उसने सीधे तौर पर चीन की कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टी पॉट रिफाइनरी और ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि ये रिफाइनरी ईरान से तेल खरीद रही थी। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक डालियान स्थित हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़ी करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के अनुसार ये नेटवर्क ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का सीक्रेट रास्ता है। इसी के माध्यम से ईरान की कमाई होती है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट का कहना है कि ट्रेजरी ईरान सरकार पर लगातार आर्थिक शिकंजा कस रही है। इसके तहत अमेरिका ईरान का तेल बेचने में मदद करने वाले जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को लगातार कमजोर कर रहा है। अमेरिका के एक्शन पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि वो अमेरिका से अपील करते हैं कि वो व्यापार और टेक्नोलॉजी मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाना बंद करे और चीनी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए प्रतिबंधों का दुरुपयोग न करे। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ईरान से निर्यात होने वाले तेल का करीब 80% हिस्सा चीन खरीदता है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध सीधे सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरी पर इन प्रतिबंधों का असर सीमित रहता है,
क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा जुड़ाव कम होता है। उधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब उसके अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भी निशाने पर ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस की तरफ से आखिरकार चीन पर कहां-कहां एक्शन लिया गया है, कौन सी उनकी रिफाइनरीज पर एक्शन लिया गया है, वो आपको बताती हूं। चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टी पॉट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर भी प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया था। इसके साथ रिफाइनरी पर ईरान से तेल खरीदने के आरोप दरअसल लगे हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टी पॉट रिफाइनरी है, उस पर इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उस पर यह आरोप है कि वो ईरान से तेल खरीदता है। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से ये कतई सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश को अगर तेल खरीदना चाहिए तो वो अमेरिका के हिसाब से खरीदना चाहिए। अमेरिका ने चीन की टी पॉट रिफाइनरी पर रोक लगाई। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये टी पॉट रिफाइनरी होती क्या है। दरअसल चीन की छोटी और स्वतंत्र निजी तेल रिफाइनरी होती हैं, जिन्हें टी पॉट रिफाइनरी कहा जाता है। इसके साथ ही बड़ी सरकारी कंपनियों के मुकाबले छोटे पैमाने पर ये काम करती हैं। अक्सर सस्ते या प्रतिबंधित सोर्सेज से ये कच्चा तेल खरीदती हैं। इसके साथ प्रतिबंधित, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, रशिया पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हर देश अपने हिसाब से रणनीति बना करके तेल खरीदता है जहां उन्हें सस्ता मिले। तो टी पॉट रिफाइनरी से चीन का करीब 1/4 तेल आता है और अमेरिका किसी तरीके से चाइना को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। रिफाइनरी पर पहले भी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगाए गए। टी पॉट रिफाइनरियों को कई बार अलग नाम से अपने उत्पाद बेचने पड़े हैं ताकि वो इन प्रतिबंधों से बच पाए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है और ये हमला इजरायली सेना पर किया गया। इजरायली सेना पर सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने हमले की तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। ये दरअसल हमले के दौरान जो कैप्चर किया जाता है वो तस्वीरें होती है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है कि एक ड्रोन जो कि अटैक करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है कि वो कैसे आगे बढ़ा और किस तरीके से वहां पर जाकर के वो नेस्तनाबूद हर चीज को करते हुए नजर आता है। लेकिन ये जो ड्रोन की तस्वीरें, ड्रोन का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक के माध्यम से उन्हें हताहत करने का प्रयास हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया और हिजबुल्लाह ने उससे जुड़ी हुई तस्वीरें साझा करके अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्स हमारे घर में घुस करके हमें सबक सिखा रहा है तो हम भी इजरायली डिफेंस फोर्स को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन पर भी उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बरकरार है, लेकिन इसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दुनिया को टेंशन है कि कहां ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष समझौते के लिए तैयार दिख नहीं रहे और जंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ईरान लगातार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल और खाड़ी देशों में तबाही मचा दी, तो इसके पीछे उसके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा, यानी चीन और रूस। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जंग की आशंका भी तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरानी नावों को निशाना बनाने का आदेश दिया। साथ ही समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरान के जहाजों पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान लगातार इस रणनीतिक जलमार्ग में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सके और अमेरिका पर दबाव बना सके। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की छोटी और तेज रफ्तार बोट्स इस काम में लगी हैं।
और अब यही नावें अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिकी नौसेना इन नावों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात काबू में रखने के लिए ट्रंप ने सेना को आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की माइंस बिछाने वाली नावों को शूट किया जाए। साथ ही ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के जहाज पूरी तरह लॉक और लोडेड हैं और हॉर्मुज में किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब अपनी रणनीति बदल रहा है। पहले वो हॉर्मुज से दूर स्थित ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब क्लियर फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। अमेरिका हॉर्मुज के रास्ते में खतरे को खत्म करने के मूड में है। इसके लिए वो न केवल माइंस को नष्ट करने के लिए अभियान चला सकता है, बल्कि ईरान को नई माइंस बिछाने से रोकने के लिए भी अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर दोबारा हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ईरान के अंदर टारगेट की पूरी लिस्ट भी तैयार है और इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच भी रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। आरोप है कि चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है और उसे आर्थिक और हथियार बनाने के लिए सामान भी मुहैया करवा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस बार जंग हुई तो वो पहले से भी भीषण हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पहले से ज्यादा तैयारी कर चुके हैं। उधर ईरान ने भी तैयारी पुख्ता कर ली है। जाहिर है कि इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप और अब तक ईरान को लेकर के कई दावे किए गए। उन्होंने ईरान के कमजोर हो जाने और ताकत खत्म हो जाने के तक दावे कर दिए थे। अब ईरान पर ट्रंप की पोल किस तरीके से खुली है, जरा वो जान लीजिए। ट्रंप ने जो दावा किया उसे लेकर के दावे ईरान की तरफ से भी किए गए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई, ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान के पास मिसाइल क्षमता खत्म हो चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की नेवी अभी भी 60% ऑपरेशनल है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा अमेरिकी रिपोर्ट्स ही पूरी तरीके से बता रही हैं कि गलत और झूठा है। ईरान के स्पीड बोट बड़े हमलों में सक्षम है, जैसा कि उसने पिछले दिनों करके दिखाया जब इजराइल के 2 जहाजों पर कब्जा किया। ईरान की मिसाइल ताकत 50% बाकी है, यह भी रिपोर्ट्स में कहा गया। मिसाइलों का भंडार और लॉन्चर सलामत है और वायुसेना से एयरक्राफ्ट पर हमला पूरी तरीके से संभव है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने अपना नेतृत्व खो दिया और जो बचे हुए नेता हैं वो आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान एकजुट है और वो दुश्मनों को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ये बयान बार बार उनकी तरफ से दिए गए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह दावा किया। इसके साथ साथ तमाम नेता वहां के ये दावा करते रहे हैं। हार्ड लाइनर और मॉडरेट जैसी अलग पहचान नहीं है, उन्होंने कह दिया। हालांकि सरकार और आईआरजीसी के बीच में समन्वय नहीं है, ऐसी खबरें भी आती है। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर की कमान सौंप दी गई। मुस्तफा खामनेई को और सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ईरान आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो अमेरिका के वैज्ञानिकों से जुड़ी खबर आई, जिसमें दावा किया गया कि किस तरीके से अमेरिका के वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या वो लापता है।
अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चीन के वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी आई हैं। अब ये चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो लगातार नए हथियार बना रहा है। नए हथियारों के लिए रिसर्च चल रही है। अंतरिक्ष में भी पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है और इसमें उसके वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। लेकिन अब चीन के वैज्ञानिक भी उसके दुश्मनों के निशाने पर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के वैज्ञानिकों को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक बीते 2 साल में चीन के 8 बड़े वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ये वैज्ञानिक चीन में हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। खास बात यह है कि इनमें से 3 वैज्ञानिकों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। बताया जा रहा है कि स्पेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम से जुड़े झांग जियाओक्सिन की मौत 2024 में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। इनके अलावा साल 2024 में अफ्रीका दौरे के लिए दौरान फांग डेंग की मौत हो गई। इनके अलावा ली मिनयोंग साल 2025 में अचानक मौत हो गई। वो बायोमेडिकल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़े लियू की साल 2024 में सड़क हादसे में मौत हो गई। साल 2023 में झांग दाइबिंग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो चीन में ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उनके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे वैज्ञानिक यान होंग की साल 2024 में अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों की मौत के संबंध में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी वैज्ञानिकों के लापता होने या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की बात कही गई थी। चूंकि दोनों ही देश महाशक्ति हैं और दोनों के लिए उनके स्पेस और हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट काफी अहम हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच कोई साइलेंट वॉर चल रही है या कोई तीसरा किरदार दोनों ही देशों के अहम प्रोजेक्ट्स पर नजरें गड़ाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या वो गायब हो गए हैं। सबसे पहले अमेरिका के बारे में अगर बात की जाए तो मोनिका रेजा का नाम आता है, जो कि लापता बताई जा रही है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैब से जुड़े एक प्रोजेक्ट से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब लापता है। इसके बाद नए मटेरियल और धातुओं पर काम देखने वाली टीम की वो प्रमुख थी। मोंडोलोए नाम की खास धातु पर वो काम कर रही थी, लेकिन वो लापता है, जैसा चीन में भी हुआ, लेकिन पहले अमेरिका से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आई थी। मोनिका रेजा के बारे में कहा गया रॉकेट इंजन के लिए खास तौर पर मटेरियल बनाने के काम से वो जुड़ी हुई थी। उस सर्वे टीम का वो हिस्सा थी। 22 जून को माउंट वाटरमैन इलाके में हाइकिंग करती दिखी और उसके बाद नजर नहीं आई। एक तस्वीर और है, विलियम नील इनका नाम है, जो कि लापता है। अमेरिका के रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल हैं विलियम। पहले एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर भी वो रह चुके हैं। अमेरिकी सेना की अहम रिसर्च यूनिट्स में एक लैब का हिस्सा वो भी थे। नई टेक्नोलॉजी, हथियार सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च वहां पर होती है। मोनिका रेजा से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से विलियम भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो भी लापता है। 27 फरवरी 2026 को न्यू मैक्सिको के घर में आखिरी बार उन्हें देखा गया था। स्टीवन गार्सिया, ये उनकी तस्वीर, लापता है। सरकारी ठेकेदार है। सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस से वो जुड़े हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा थे। कैंपस में परमाणु हथियारों के गैर न्यूक्लियर पार्ट का कहां पर निर्माण होता है, ये उनको अच्छी खासी जानकारी थी। 28 अगस्त 2025 को न्यू मैक्सिको में घर से अचानक से वो गायब हो गए थे। एंथनी चावेज लॉस ओलामोस नेशनल लैब से जुड़े हुए थे चावेज, लेकिन ये भी अब लापता बताए जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी परमाणु लैब है लॉस ओलामोस नेशनल लैब, जिसमें ये कार्य करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इस लैब की स्थापना की गई थी, जिसमें एंथनी चावेज थे। परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च के लिए ये लैब जानी जाती थी। वही घर से टहलने के लिए निकले और अचानक से चावेज गायब हो गए, बाकियों की तरह ही। अब एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेलिसा केसियास, ये भी लापता है। लॉस ओलामोस नेशनल लैब से ये भी जुड़ी हुई थी, मेलिसा भी, लेकिन ये भी गायब है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर ये काम किया करती थी। 2025 में न्यू मैक्सिको में अपने घर से ये अचानक से गायब हो गई थी। आखिरी बार घर से बाहर पैदल निकली थी और वही उन्हें आखिरी बार देखा गया था। कार्ल ग्रिलमेयर, जिनकी हत्या हो गई, खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे कार्ल, जो इस दुनिया में ही नहीं रहे। अंतरिक्ष और तारों से जुड़ी चीजों पर उनका रिसर्च करने का काम था। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से वो जुड़े हुए थे। और माइकल डेविड हिग्स, नासा से जुड़े एक वैज्ञानिक थे माइकल डेविड, इनकी भी मौत हो गई है।
डार्ट प्रोजेक्ट से माइकल डेविड जुड़े हुए थे, इस पर वो कार्य कर रहे थे। पृथ्वी की ओर आ रहे एस्टेरॉयड से बचने से जुड़ा हुआ था डार्ट प्रोजेक्ट, जिसका वो अहम हिस्सा थे। इसके बाद एक और तस्वीर है, फ्रैंक मेवाल्ड, इनकी मौत हो गई है। नासा से जुड़े एक सीनियर साइंटिस्ट थे फ्रैंक मेवाल्ड। अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते थे, लेकिन इनकी भी अब कोई जानकारी नहीं। उनकी मौत हो गई, कैसे हुई कोई नहीं जानता। नूनो लुरिएरो परमाणु वैज्ञानिक थे नूनो, इनकी भी हत्या कर दी गई या मौत हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहे थे नूनो। परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी तकनीक है फ्यूजन, जिस पर वो कार्य कर रहे थे। तो ये अमेरिका के वो तमाम वैज्ञानिक थे जो या तो गायब हो गए, या फिर उनकी मौत हो गई, या फिर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। वो नहीं जानते कि उनके वैज्ञानिकों को किसने मरवाया है, लापता किया है, या फिर वो अब भी जिंदा है या नहीं। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।